हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। जेई 2023 पास आ गया है और अगर आप जल्दी से सारे फॉर्मूले रिवीजन करना चाह रहे हैं तो वर्क, एनर्जी और पावर के फॉर्मूले और साथ में थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हम जो जो हमें लगेंगे साथ में आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वर्क, एनर्जी, पावर, सबसे पहले इसमें 3 टर्म है जनरली, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, तो आपसे अगर पूछा जाए कि वर्क क्या है, व्हाट इज़ वर्क, ठीक है, सिंपली वर्क के बारे में बात है। बहुत डिटेल में हम इस चैप्टर को जा रहे हैं। ये जो है फॉर्मूला रिवीजन सीरीज है, हर चैप्टर की मैं आपके लिए दे रहा हूँ ताकि आप लास्ट समय में फॉर्मूला रिवाइज कर लें। तो बच्चों, वर्क क्या है? अगर आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ होना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, तो हम कहेंगे वर्क इज डन। सिंपली आप बोलोगे, अगर मैं किसी ब्लॉक पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ये फोर्स लगाया मैंने और डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? जो डिस्टेंस, डायरेक्शन ऑफ फोर्स से हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आया या डिस्टेंस आई यहाँ पे, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे कि कुछ वर्क डन हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन कब होगा। इसमें वर्क डन ये होगा, नंबर एक, फोर्स लगा होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, या किसी भी कोई भी सिस्टम अगर कहोगे आप वर्क डन हो गया, तो वर्क डन में पहली कंडीशन है कि फोर्स लगना चाहिए एक। दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपका फोर्स है वो जो ऑब्जेक्ट है आपका वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, जैसे आप देखें, मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कुली है, कुली अपने सर में ऐसे सामान लेके बैठा है दिन भर, ठीक है, अब वो चल कैसे रहा है? वो चल तो इस डायरेक्शन में रहा है, ठीक है। अब आप बताओ, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है लेकिन फोर्स ऐसे लग रहा है, तो हम कह देते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में कि वर्क डन नहीं हुआ। ठीक है, तो वर्क डन की जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो ये है कि वर्क इज डन व्हेन अ बॉडी मूव थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब दो टाइप के हो सकते हैं। अगर कांस्टेंट फोर्स है आपका, कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स से कितना वर्क डन होगा? तो आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए, आपका वर्क डन निकल जाएगा। जनरली हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो आप कह सकते हैं वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर डिस्प्लेसमेंट एस है तो एफ एस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बच्चों, अगर आप यहाँ पे इसकी यूनिट लिखते हैं तो यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है। अच्छा जी, इसकी जो न्यूटन मीटर है यहाँ पे, फोर्स की न्यूटन है और डिस्टेंस के मीटर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। और वर्क की हमारी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू, और एक एल और आ जाएगा तो एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, ये आप याद कर लेना डायमेंशन, क्योंकि ना बच्चों जो डायमेंशन है वो कई बार आपसे पूछा जाता है वर्क का, और इस टर्म में तो जो बड़ी डायमेंशन है इसके टर्म में आप निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, ये तो इसकी एसआई यूनिट है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी सीजीएस यूनिट कितनी होती है, तो जो बच्चों इसकी सीजीएस यूनिट होती है वो होती है सीजीएस। इसकी सीजीएस यूनिट होती है अर्ग, ईआरजी, और एक जूल में 10⁻⁷ ईआरजी होते हैं। या आप बोल सकते हो कि एक जूल आपका 10⁻⁷ अर्ग के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक? फोर्स की जो हमारी सीजीएस यूनिट है वो डाइन है, और डिस्टेंस की तो सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर हो जाएगी, तो इन दोनों के इंटू को हम बोल देते हैं यहाँ पे अर्ग। ठीक है, अच्छा, अगर आप देखें, हम इसकी ना दो टाइप की यूनिट डिफाइन करते हैं। पहली जो यूनिट है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट यूनिट, दूसरी आपने पढ़ी होगी ग्रेविटेशनल यूनिट। अगर आप वर्क को एक न्यूटन, सिंपली अगर आप कहो कि मैं एक न्यूटन फोर्स लगाऊं 1 मीटर डिस्टेंस में, तो उसको एक जूल कहते हैं। अगर आप 1 केजी मीटर, वर्क डन कब होगा? जब आप 1 केजी वेट फोर्स लगाएं 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट में, तो उसको हम बोल देंगे 1 केजी पर वेट, 1 केजी वेट या 1 केजी ग्राम आप बोल सकते हैं वो। मतलब सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, अगर आपका फोर्स एक हो और डिस्टेंस 1 न्यूटन हो और डिस्टेंस 1 मीटर हो, तो अब हम वहाँ बोलते हैं 1 जूल वर्क हुआ। वहीं एब्सोल्यूट यूनिट में हम किसकी बात करते हैं कि अगर फोर्स 1 केजी वेट हो और डिस्प्लेस करे 1 मीटर, तो हम उसको बोलते हैं क्या हो रहा है? 1 केजी मीटर हमारा वर्क डन हुआ। ठीक है, अच्छा, आप ये भी बोल सकते हैं
कि जो 1 केजी मीटर है, अगर आपको इसको जूल में बदलना है तो 9.8 का इंटू करना पड़ेगा। इस यूनिट को जब हम केजी और इस टर्म में डिफाइन करते हैं, इसको हम ग्रेविटेशनल यूनिट भी बोलते हैं। और जो हमारी ये वाली है SI, इसको हम एब्सोल्यूट यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब कांस्टेंट फोर्स से ये तब है जब आपने वर्क इस साइड करा और डिस्प्लेसमेंट भी इसी साइड हुआ। मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, आपका क्या होता है कि आपका ये कोई ब्लॉक है M, इसका मास है, ऐसे किसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है थीटा डायरेक्शन में, और ऐसे डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा, तो आपको इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा, इसको हम बोल देंगे F cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हम बोल देंगे F sin थीटा। तो जैसे आप देखेंगे कि जो फोर्स हमारा काउंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसी को आप देखें तो वेक्टर फॉर्म में ये हम कह देंगे कि F डॉट S जो होगा हमारा वर्क होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए कि कॉन्टैक्ट फोर्स का जो वर्क होगा वो F डॉट S होगा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि अगर आपको वेक्टर दिया है कोई F इक्वल टू F1 I कैप प्लस F2 J कैप प्लस F3 K कैप, और S आपको दिया है, कोई डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है S1 I कैप, S2 J कैप, S3 K कैप, तो आप क्या करिए, I के कोफिशिएंट को इंटू कर लीजिए, J वाले कोफिशिएंट को इंटू कर लीजिए। जैसे आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आप बोल सकते हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वही वर्क है। पहला फॉर्मूला हमारा ये आ गया। और ये किसके केस में लगा रहे हो आप, ये आप लगा रहे हो बच्चों कांस्टेंट फोर्स के केस में। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन आप निकाल सकते हो FS cos थीटा आ जाएगा। अगर आपका थीटा एक्यूट होगा, एक्यूट मतलब अगर आपका थीटा 90 से छोटा होगा तब क्या होगा, अगर आपका थीटा ऑब्ट्यूज होगा, या जब आपका थीटा 90 से बड़ा होगा तब क्या होगा, और अगला केस अगर जब आपका थीटा 90 ही हो जाए तब क्या होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा थीटा पे। तो थीटा अगर आपका छोटा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इस केस में फोर्स आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सॉरी फोर्स नहीं, वर्क आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में जो वर्क होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, इस केस में जो वर्क हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है, S भी इस डायरेक्शन में है, तो हमारा वर्क पॉजिटिव आएगा। फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमारा वर्क नेगेटिव आएगा। और अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स ऐसे है 90 का एंगल है, तो वर्क 0 होगा। तो इसके कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो कुली या हम लोग जब सर में सामान रख के ले जाते हैं तो वर्क उस केस में 0 होता है। वहीं फ्रिक्शन और जितने भी ड्रैग फोर्स हैं उनका जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। जैसे हम आगे को मोशन कर रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे को लग रहा है, तो वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये जब आप किसी बॉक्स को धक्का दे रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो उस केस में आपका जो वर्क डन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा ही नहीं है, ठीक है, आपका वर्क 0 कब हो सकता है, वर्क आपका 0 हो सकता है तो थीटा 90 हो। अगर आपके किसी भी बॉडी पे फोर्स 0 है तो इसका मतलब है वर्क भी 0 हो जाएगा। फोर्स ही नहीं लगेगा तो वर्क डन कैसे काउंट करेंगे, फोर्स लगना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो हमारा था कांस्टेंट फोर्स। अगर हमारा कोई बच्चों वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स के कंडीशन में आप वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो वेरिएबल फोर्स में मान लीजिए ये आपका फोर्स है और ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है S, तो आपका फोर्स ऐसे लग रहा है वेरिएबल, तो हम क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपको क्या करना है, ये x1 से मान लो x2 तक है डिस्प्लेसमेंट, या आप इसको x नहीं S कर लो, S1 से S2 तक है, तो जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, F डॉट, एक छोटा सा एलिमेंट लोगे यहाँ का, जहाँ पर ये आपका टोटल यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ के एक छोटा सा एलिमेंट dx ले लीजिए या ds ले लीजिए, तो F डॉट ds, और S1 से S2 तक। ठीक है, जनरली x एक्सिस में इसको x एक्सिस ले लिया जाता है, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट का निकाल के सबको जोड़ दिया, इंटीग्रेशन की जो फिजिकल मीनिंग है उससे आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वेरिएबल फोर्स की वजह से। अब देखते हैं कुछ और बातें। तो जैसे आपने वेरिएबल फोर्स देखा, आपने देखा कि जो वर्क है वो S1 से S2 F डॉट ds होता है,
तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आप एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वर्क डन। बस बच्चों ध्यान ही रखना, जो यहाँ पर हमारा स्केलर जो है, ये वर्क है जो, वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस या फोर्स है उसको पॉजिटिव लेना है आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमारा फोर्स है, अगर आप देखें फोर्स जो है, ये फोर्स हम अगर वर्क डन के हिसाब से इनको क्लासिफाई करें तो दो टाइप के होते हैं, जैसे कि कंजर्वेटिव फोर्स, पहला क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरा जो हमारा फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, ये अगर आप समझें, जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स में आप ये कहोगे कि जैसा आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से यहाँ पर डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, आप ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हैं, आप ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जो कंजर्वेटिव फोर्स हैं वो क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट। तो ऐसे फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव, और जो पाथ पे डिपेंड करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। सेकंड, आप क्या लिख सकते हैं, अगर कंजर्वेटिव में आप यहाँ से यहाँ जाएं और फिर वापस आ जाए, तो कंप्लीट राउंड ट्रिप का, अगर पूरा राउंड ट्रिप ले लें आप, तो वर्क डन हमेशा जीरो आता है, इसका जीरो नहीं आता। ये डिपेंड किस पे करता है, अगर आप देखें ये डिपेंड करता है आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ये डिपेंड किस पे करेगा, इनिशियल, फाइनल और पाथ पे, ठीक है। अच्छा जी, इसके एग्जांपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्लास 12 में पढ़ोगे आप, ग्रेविटेशनल फोर्स ये आपने 11 में ही पढ़ना है, और अभी से एक चैप्टर में एक और पढ़ोगे, वो पढ़ोगे इलास्टिक फोर्स, किसी भी स्प्रिंग का। ये जो हमारे फोर्स हैं ये आप पढ़ोगे, जनरली यही होते हैं। और एक बात आपको ये बता दूं, जितने भी सेंट्रल फोर्स हैं हमारे, ऑल आर कंजर्वेटिव, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन यही आ जाता है कई बार, तो ये बहुत कंसेप्चुअल बातें हैं, फॉर्मूला ही नहीं, यहाँ पर आप कंसेप्ट भी सीखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैग्नेटिक फोर्स एक बार कंजर्वेटिव होता है और किसी में नहीं होता है, आप कमेंट करेंगे, खुद ढूंढेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स अगर यहाँ लिख दूँ तो बिल्कुल गलत है, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू समथिंग कंजर्वेटिव होता है, ड्यू टू समथिंग नॉन कंजर्वेटिव होता है, क्या होता है आपको लिखना है, ठीक। अच्छा जी, नॉन कंजर्वेटिव में जैसे कि फ्रिक्शन है आपका, अच्छा जी, आपका एयर ड्रैग है और विस्कस फोर्स है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है हमारे, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए होंगे आप। तो एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं, जो कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। जितने भी फोर्स आप यहाँ पढ़ोगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ोगे। देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट मीन्स कूलम फोर्स जो है उसकी आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फोर्स की आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और सेंट्रल फोर्स आपको बताइए। तो ये थे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। एक बार जेईई में क्वेश्चन आया था, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मैं आपको बताऊं, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल को यहाँ से एक बार ऐसे भेजा गया इस बी पॉइंट पे, तो वर्क डन W1 दिया था, और एक बार ऐसे ले गए W2 दिया था, और एक बार ऐसे ले गए W3। तो कहा गया था कि इन दिस फिगर अ पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, कैरी फ्रॉम पाथ 1 2 3 एट पॉइंट B, ठीक, इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3। तो बराबर होंगी, ओमेगा 1 बराबर होगा, W1 बराबर होगा, W3 बराबर होगा, ऐसे करके दिया था। तो मैंने आपको क्या बताया कि पाथ इंडिपेंडेंट होता है, राउंड ट्रिप का क्या होता है, जीरो होता है, और अगर आपको एक इंडिविजुअल देखोगे तो वर्क डन क्या होता है, सेम होता है। आप कोई भी पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो W1 W2 W3 सबका जो वर्क डन होगा सेम होगा, ठीक। यहाँ ऐसा नहीं होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब कुछ वर्क अभी हमने पढ़ा, जो हमारा वर्क है बच्चों, ये पॉजिटिव कब होगा, ये नेगेटिव कब होगा, और ये जीरो कब होगा, ये चीज़ें अभी हमने पढ़ ली हैं। अब मैं आपको ये बता दिया कि अगर थीटा 90 से छोटा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, अगर थीटा 90 हो जाए या 4 से ही जीरो हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा, और ये थीटा
आपका अगर 90 से बड़ा हो जाए, 180 तक देखेंगे, 180 के बाद तो फिर पॉजिटिव की कंडीशन में आ जाएगा ना, तो आप ये बोल सकते हो थीटा अगर 90 से बड़ा हो जाए और 180 से छोटा हो, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपके, ये तो हमारे कंसेप्ट हैं, कहाँ पर अप्लाई होगा, जैसे देखिए, जैसे आपसे कहा जाएगा कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में चल रही है, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में चल रही है तो उसका वर्क डन कितना होगा। तो आप ये देखेंगे जो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर सर्कुलर पाथ में चल रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा उस पाथ पे कितना वर्क डन करेगा, जीरो करेगा। कैसे, आप देखिए, अब ये पार्टिकल मान लो घूम रहा है, ठीक, इस पर जो फोर्स लगेगा हमेशा ऐसे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो एंगल कितना है, 90 है। तो आप याद रखना कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो, ठीक है। अच्छा जी, जैसे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कोई कुली अपने हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म में मूव कर रहा है और अपने सर में को सामान लेके चल रहा है, तो बताइए वर्क डन कितना होगा, 90 होगा, ठीक। अच्छा जी, अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक दीवार है उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, एक दीवार है उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। अच्छा जी, अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अगर आप एक स्प्रिंग लेते हैं, ये लेते हैं सिंपल पेंडुलम, और इसका मास यहाँ पे m रखते हैं। अब आप देखिए इसमें एक टेंशन लगेगा, आपको पता होगा ये टी टेंशन लगेगा, तो आपसे पूछेंगे कि वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा। तो अगर आपसे इसमें पूछा जाएगा कि वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा, तो आप इसको जीरो करोगे। क्यों करोगे, आप देखोगे टेंशन इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, तो इनके बीच में एंगल 90 का बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम में हमेशा याद रखना टेंशन परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट में, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बात आती है नेगेटिव में, अगर आपसे पूछेगा कि वर्क डन बाय बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का हमेशा वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर आपसे पूछेंगे एयर ड्रैग्स और रेजिस्टिव फोर्स, तो इनका नेगेटिव होगा। पॉजिटिव किसका होगा, देखिए मान लीजिए ये एक आपका कुआं है, अब तो ख़त्म हो गए हैं कुएं बच्चों, पहले बहुत होते थे पानी, अभी भी कई कई जगहों पे पानी इसी से निकाला जाता है। तो यहाँ से आपकी बाल्टी एक पुली के जरिए निकाल रहे हैं, ठीक। तो अगर आप इसका वर्क डन देखेंगे, ठीक, तो आप फोर्स ऊपर को लगा रहे हैं, तो फोर्स ऊपर को लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को हो रहा है, तो वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप अंडर ग्रेविटी डिस्कस करें, फोर्स ऊपर लग रहा है, नहीं डिस्टेंस ऊपर हो रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, फोर्स नीचे हो गया, तो ग्रेविटी में अगर इसी में दो क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, नेगेटिव, व्हाट इज द वर्क डन बाय मैन, पॉजिटिव। समझ रहे हैं, तो इससे आप एनालाइज कर सकते हैं एफ और एस सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आपका एफ और एस सेम डायरेक्शन में है तो आप वहाँ पर कह सकते हैं कि जो वर्क डन है वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अगर सेम डायरेक्शन में है एफ और एस। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप वहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक इसमें अगली जो थ्योरम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊं, एक थ्योरम है इसमें, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू विच अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द वर्क एनर्जी थ्योरम, ऐसा तो कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आप यकीन मानिए हर एग्जाम में, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे सीबीएसई हो, आपके हर एग्जाम में वर्क एनर्जी थ्योरम पूछी गई है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, वो किसके बराबर होगी, वो होगी वर्क डन के बराबर, ठीक है। किसी भी सिस्टम में टोटल वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनर्जी जो है हमारी, अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द एनर्जी, ठीक है, तो सिंपली एनर्जी और उसके दो टाइप होते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो एनर्जी क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, देयरफॉर टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क डन। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एनर्जी क्या है, सिंपल सी भाषा में कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क मतलब टोटल वर्क डन कितना कर रहे हैं, जब जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उस हिसाब से उतना ज़्यादा वर्क होगा। तो जो टोटल एनर्जी है आपकी वो दो टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, वो जब जैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस समय जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। वहीं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कन्फिगरेशन की वजह से होती है, ग्रेविटेशन में अलग होगी, हर किसी के लिए अलग अलग होगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का एक ही फॉर्मूला होगा, के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। अगर इसको आप मोमेंटम के टर्म में डिफाइन करें तो पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप फाइनल निकालें तो हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन।
अब देखो कई बार ऐसा होता है आपको एक्स दे दिया जाएगा न्यूटोनियन में और आपसे कहेगा कि वर्क डन निकालो, ठीक। तो एक्स के बाद आप वी रखेंगे, ठीक है। वी आपका निकल जाएगा, तो वी निकल जाएगा तो 2 टाइम पे आपसे पूछेगा और एक मास दे देगा, ठीक है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है कि हम जो वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी, एनर्जी आपकी जैसे वर्क हमारा वो था स्केलर क्वांटिटी थी, वैसे ही हमारी एनर्जी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब जो ये वाली थ्योरम है, इसमें आप देखें वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा, अगर आप कहें ये सेकंड, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड बेस्ड ऑन सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के सेकंड पे बेस्ड है। या आप कोई इसको ऐसा भी बोल देता है कि इट इज अ स्केलर फॉर्म ऑफ सेकंड न्यूटन लॉ, ठीक है। न्यूटन लॉ का सेकंड जो लॉ है उसका स्केलर फॉर्म ही हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है। अच्छा जी, अब आप देखेंगे ये कहाँ पे लगती है, तो ये हम इनर्शियल फ्रेम में भी लगा सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम में भी लगा सकते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लगा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाते हैं, तो उनको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत बार पूछी जाती है। तो जैसे आप मान लीजिए इसी में एक छोटा सा कंसेप्ट है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, या आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिखा रही है, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उस केस में वर्क डन कितना होगा। तो जब भी कोई बॉडी आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी या स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम था। अब एनर्जी आगे चलते हैं इसमें। अब इसमें जब आगे चलेंगे, देखो आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ दी, बहुत सारी किताब में आपको मिल जाएगी इसकी बहुत बड़ी बड़ी थ्योरियाँ, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। ये जब मोशन में होगा तभी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी से कोई कन्फिग्रेशन हाइट है कुछ है तो पोटेंशियल एनर्जी तब डिफाइन होती है। और जनरली इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। अगर ये यू है, अगर आपको फोर्स दिया है तो माइनस डी यू ओवर जो डी मैं एक्स कर लेता हूँ, या आप कह सकते हैं इसको आप क्या कर लो, डी आर कर लो, ठीक है। और ये डेल होता है, या आप बोल सकते हैं इसको एफ इक्वल टू माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स। आपको डिफ्रेंशिएट करना है आई कैप प्लस माइनस डेल यू, माइनस बाहर ले लो चलो, डेल यू ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू ओवर डेल जेड के कैप। तो ऐसे आप अगर डिफ्रेंशिएट कर दें, फोर्स दिया है आपको, ये निकल सकता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी, और ये आप समझ चुके होंगे, आपको कई बार ऐसा होता है कि पोटेंशियल एनर्जी गिवन होगी, ठीक है। तो यू गिवन है जैसे, तो आप उससे बता सकते हैं कि पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है एफ इक्वल टू होता है माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स, मान लो एक्स एक्सिस में हो रहा है। तो अगर ये आपका इसको जीरो करके अगर आप डबल डेरिवेटिव से जो वैल्यू निकालते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं, अगर ये पॉजिटिव आता है सेकंड डेरिवेटिव, तो आप क्या कह सकते हैं, ये पार्टिकल जो इस मोशन के अंडर है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम दिखा रहा है। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब ये समझ लो कि ये बाउल है, इस बाउल में ये हमारा मास यहाँ पे है, ये स्टेबल है, ठीक है। अच्छा जी, एफ इक्वल टू आपने अगेन डेल यू ओवर डेल एक्स किया, इक्वेट करके जीरो करा, कुछ पॉइंट निकाल लिए, और इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और वहीं पर बच्चों अगर एफ इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स किया, वो जीरो आ गया और सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो आ गया, तो आप कहेंगे वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। और अनस्टेबल का अगर मैं एग्जाम बताऊँ, ये मान के चलो कि एक बाउल है, उसके ऊपर ये है, ठीक है। और न्यूट्रल का मतलब है जैसे कोई टेबल में है, टेबल में कोई बॉल रखी है। तो कई बार पूछा जाता है, आपको क्या दिया रहेगा, यू गिवन रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम में अनस्टेबल में। तो आपको देखना है जो आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब जो मिनिमम है, जो फंक्शन मिनिमम है, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट मिनिमा के लिए आपका क्या होगा, स्टेबल होगा, और नेगेटिव के लिए आपका मैक्सिमम के लिए आपका अनस्टेबल होगा, ठीक है। और अगर डेरिवेटिव ही जीरो आ गया तो फिर हम कह देंगे कि वो न्यूट्रल में है, ठीक। एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो ग्रेविटेशन में, वो आप ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे कि कैसे हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। अब पेंडुलम से रिलेटेड इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये पेंडुलम है आपका बच्चों, ये पेंडुलम है, ये आपकी मीन पोजीशन है, क्या है, मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन मतलब यहाँ पर एक्स 0 है, ठीक। और आपका कोई ये एक थ्रेड है, ये बॉब मास एम है,
ठीक है, इतना तो नहीं उठेगा ये, यहाँ पर मान के चले ऐसे है, ये मास m है, तो इनिशियली यहाँ होगी और ये ऑसिलेशन करते हुए ऐसे गई और यहाँ पहुँच गई, इसके बाद ये वापस लौट के कुछ दूरी पे यहाँ पहुँचेगी, तो ऐसे ही ऑसिलेशन करेगी टू एंड फ्रो। ठीक है, तो अब देखिए अगर ये पूरी लेंथ l है, ठीक है, या आप बोल दो इसकी लेंथ ये l है, तो ये कुछ ज़्यादा होगी। देखो यहाँ तक ये जो लेंथ है टोटल हमारी l होगी, ठीक, ये टोटल हमारी l होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये भी l है। अब देखिए जब ये ऑसिलेशन कर रहा है तो ये कितनी हाइट ऊपर जा रहा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितनी ऊपर जा रहा है, देखो l का कंपोनेंट ब्रेक करें तो ये इतना हो जाएगा l cos थीटा, और ये वाली हाइट जो ज़मीन से अगर मैं h एज्यूम करता हूँ तो पूरी कितनी है, पूरी है हमारी l, पूरी l है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, l की हो जाएगी l cos थीटा प्लस h, ब्रेक कर दिया तो h कितना आ जाएगा, l माइनस cos थीटा। तो कभी भी आपको आ सकता है कि कितनी एनर्जी, ये इसकी एक्सट्रीम कंडीशन है, तो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी हाइट रेज हुआ, तो इसका मतलब है इतनी हाइट ये रेज हुआ, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, l 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो किसी भी हाइट की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है mgh। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी स्प्रिंग है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी mgl 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर जो बॉडी है वो रेस्ट पे था, तो यहाँ पर कुछ इसकी क्या होगी, यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ से मोशन कर रहा है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी। जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी भी यहाँ से काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ वो गेन हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, आपको ये एग्जाम में आ सकता है। अच्छा जी, ये थीटा है, अगर आप इसको ब्रेक करें ये भी थीटा हो जाएगा, और इस पर टेंशन इस साइड लगेगा, तो अगर आपसे कुछ पूछा जाता है टेंशन तो ये टी कॉस थीटा हो जाएगा, और नीचे जो वेट होगा वो mg हो जाएगा। अगर कोई फोर्स अदर एक दे दिया ये f हो जाएगा, इस साइड को t साइन थीटा हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, कई बार हमने इसको इलेक्ट्रोस्टैट में डील कर रखा है, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, टी साइन थीटा इक्वल टू f, अगर कोई फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, तो इस सिंपल पेंडुलम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला जो टॉपिक है आपका स्प्रिंग का है। मान लीजिए बच्चों ये कोई स्प्रिंग है, ये इसकी x इक्वल टू 0 वाली पोजीशन है, ये मास m है, तो जैसे ही आपने इस पर फोर्स लगाया, मान लो इलोंगेशन हो गया, इस साइड ये बढ़ गई। ठीक है, तो स्प्रिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है हुक्स लॉ, F इक्वल टू माइनस के एक्स, ये हर जगह लगता है। ठीक है, दूसरा अगर आप देखें स्प्रिंग की अगर आप एनर्जी निकालें, वही जो मैंने आपको बताया था अभी टोटल वेरिएबल फोर्स से, तो इसका जो वर्क डन होता है वो होता है हाफ। मान लीजिए इसकी यहाँ पर जो पोजीशन है, अभी तो ये मीन पोजीशन थी, मान लो ये x1 से x2 हो गई, ये 0 नहीं हुई, तो इसका जो वर्क डन होता है वो हो जाता है x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर ओवर x1 स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो हमेशा आप याद रखना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी स्प्रिंग की आएगी वो आ जाएगी x2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। अब जनरली क्या होता है कि हम x1 को मीन पोजीशन को 0 रखते हैं, तो हम इसमें सीधा लिख देते हैं कि 0 से x गया है तो हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसको 0 कर देंगे तो x2 स्क्वायर, और x2 क्या है, x है। तो आप ये याद रखना कि जब x1 से x2 ले जाएंगे तो जो वर्क डन होगा, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इतना होता है। ठीक है, अच्छा जी, आगे अगर चला इसमें, अगर मैं इसका ग्राफ बताऊँ आपको, देखो ये f है और ये माइनस ये x है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है कोई। अब इसमें ग्राफ जब बनाओगे आप, तो ग्राफ जो बनता है बच्चों ऐसे बनता है, इस टाइप का ग्राफ बनता है। क्यों बनेगा इस टाइप का, क्योंकि f इक्वल टू माइनस के एक्स हुक्स लॉ आपको पता है। ठीक है, तो इसका जो वर्क डन होगा आपको पता है, f और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होता है वो वर्क डन होता है। तो ये वाला पार्ट है, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया का करेगा। और ये आपको ग्राफ कभी कई बार आपसे पूछा है कि इसको ड्रॉ करिए। स्प्रिंग फोर्स भी आपका कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो आप यहाँ से इनके फोर्स को ड्राइव कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। अगर ये टोटल एनर्जी है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पर एक्स एम यहाँ पर एक एक्सट्रीम पोजीशन है, और यहाँ पर माइनस एक्स एम एक एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा ग्राफ होगा इसका काइनेटिक एनर्जी का, ये ठीक है, ये एक्स एम यहाँ पर है, और पोटेंशियल एनर्जी का ये, ठीक है, जहाँ पर ये टच करेंगे ये हमारा टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये मेरा यू को, ठीक है, ये वाला, और जो ऐसे करके नीचे को आया है ये के को। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम की बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, और इससे क्वेश्चन बच्चों हर बार आता है कि कितना होगा। उसके बाद हमारे एनसीईआरटी में जो टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, ये आप जानते ही हैं, इक्वल टू MC स्क्वायर आपको अच्छे से ही पता है। आगे चलते हैं,
अगला जो टॉपिक है इसमें वो है पावर। और पावर क्या होता है? पावर होता है बच्चों रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, हम सारे फॉर्मूले कर रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा थ्योरी में मैं नहीं जा रहा हूँ। पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क। और जो वर्क है वो है एफ डॉट डी एस मान को चलो या डी एक्स मान लो ओवर टी मान लो अगर कोई स्मॉल टाइम में, तो इसको ये क्या हो जाएगा? डी वी। ठीक है, तो आप बोल सकते हो जो पावर है वो एफ डी वी हो जाएगा या पावर जो हो जाएगा वो एफ डॉट वी हो जाएगा। तो जो स्केलर प्रोडक्ट होगा फोर्स और वेलोसिटी का वो आपका पावर कहलाता है। वैसे पावर ये हो गया। एसआई यूनिट इसकी वॉट होती है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगी? वॉट होगी। अच्छा जी, आगे इसमें अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा कि पावर कितनी होगी, तो पावर कितनी होगी इन केस ऑफ ग्राफ, तो आप ये देख सकते हैं अगर आपको वर्क और टाइम का ग्राफ दिया है कोई, इसका जो एरिया होगा बच्चों ये भी हमारा पावर होता है। जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हमारा पावर हो जाएगा। कई बार आपको आपके एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, उसमें पोजीशन एंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पावर दे रखी है। मतलब उसमें कहने का मतलब ये है, उसमें ये दिया है कि अगर कोई पार्टिकल है, एक पार्टिकल एम है, ठीक है, और वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब उसका यू जीरो है, ठीक, और आपसे कहा जा रहा है कि इसको हम कांस्टेंट पावर दे रहे हैं पी। इस मास एम को हम कांस्टेंट पावर दे रहे हैं, आप एनसीईआरटी में जाके देखना एक्सरसाइज में कांस्टेंट पावर पी दे रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी और पोजीशन चेंज हो जा रही है, दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज हो जा रही है। तो कितनी वेलोसिटी चेंज होगी, तो इसका एक कैलकुलेशन करके छोटा मोटा आंसर आएगा आपका 2pt ओवर एम की पावर हाफ। ठीक है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ। और वहीं अगला क्वेश्चन ये दिया है, ये वेलोसिटी है तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो इसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू आ जाती है, s की वैल्यू आ जाती है 8p ओवर 9m की पावर हाफ टी की पावर 3/2। तो ये s हो जाता है टी की पावर 3/2। ठीक है, तो इसको भी आप गौर करिएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं इसमें थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन क्या है, अगला थ्योरी जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चों कहा गया है कि टोटल जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो हैं वो हमारी कंजर्व होगी। ठीक है, आप ये बिल्कुल मत कहना कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होगी। टोटल एनर्जी जो इसकी टोटल एनर्जी आती है वो हमेशा कंजर्व होती है। किसी भी सिस्टम की अगर आपको टोटल एनर्जी है तो यहीं से हम कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, अच्छा जी, इसमें एक आगे और चलते हैं। आगे चलते हैं, मैं छूट गया था बताना, जो वर्क डन होता है बच्चों, वर्क डन होता है माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक, जो स्प्रिंग के केस में वर्क डन आपसे पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछेगा, आपसे वर्क डन पूछ देगा। ठीक है, तो कई बार घुमा के पूछ देगा आपसे। अच्छा, एक इसमें वैसे एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैं इसको आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये है आपका चेन वाला क्वेश्चन है। चेन वाला क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो कोई एक चेन है वो आपकी किसी टेबल पे है। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया, वर्क डन इन पुलिंग द चेन। इस चेन को पुल करने में कितना वर्क लगेगा अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट बच्चों इस एक पुली है, जैसे मान लो ये हमारा एक टेबल है। ठीक है, और इस टेबल में एक चेन है, और चेन कैसे है, 1 2 3 ऐसे करके चेन है, जैसे कि आपकी भैंस बांधने वाली चेन होती है। ठीक है, और यहाँ पर ना ये ऐसे है ये। ठीक, अब इसकी कंडीशन क्या है, कई बार इससे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको ये प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ये है, तो यहाँ से अगर आप इसको खींचोगे इस साइड को, तो आपसे कह रहा है इस चेन में क्या है कि अगर इसकी पूरे की लेंथ l है और इसकी l/n हैंग हो रही है लेंथ, तो कितना वर्क लगेगा इसको यहाँ से खींचने में। ठीक है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो इसका वर्क डन है, छोटा सा डेरिवेशन मैं करवा नहीं रहा हूँ, mg ओवर 2n² लगेगा। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, L क्या है यहाँ पे, चेन ऑफ लेंथ है। M जो है वो है मास इज हेल्ड ऑन फ्रिक्शनलेस टेबल। ठीक है, ये मास है जो इस फ्रिक्शनलेस टेबल में, फ्रिक्शन की कहानी यहाँ पे नहीं है। तो ये आपका एक छोटा सी वीडियो हो गई जिससे आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा फॉर्मूला डिस्कस कर सकते हैं। और एक बार इसको आप ज़रूर देखें, इससे आपका क्या होगा कि फॉर्मूले आप क्या करेंगे, आपको आ जाएंगे। अच्छा, बात रही ग्राफ की, कई बार इसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, देखते हैं उनको भी। बस 1 मिनट और दीजिए। अब जो बात आती है बच्चों ग्राफ की, जैसे आपसे कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ बताओ, तो कुछ नहीं है काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ, हाफ mv² है। ठीक है, अगर आपसे कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ओवर वेलोसिटी बताओ, तो आप देख सकते हैं पैराबोला जैसा बन रहा है, तो ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे पैराबोलिक बन जाएगा। अगर आपसे अगेन काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का पूछ दें तो मैंने आपको फॉर्मूले में बताया कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m होता है। तो इसको देखेंगे तो अगेन वही बनेगा। ठीक है, जहाँ दो पावर होती है ना, यहाँ पर जहाँ पर दो पावर होगी ई इक्वल टू, अच्छा ये p, आप ये काम करिए इसको, हाँ ई प्रोपोर्शनल p² है तो आपका ये ऊपर ऊपर को ओपन हो जाएगा। वहीं आपसे अगर पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में बताइए, तो काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में आप देखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में पूछ दिए या रूट के टर्म में पूछ दिए तो लीनियर ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे, आई होप आप समझ पाएँ। और मिलते हैं, हम इसमें कोलिजन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कोलिजन को मैं अलग से करवाऊँगा और काफ़ी डीप कराऊँगा। थैंक यू।